सबसे पहले तो मैंने यही टॉपर्स के वीडियोस देखे, उसमें जो डूज़ एंड डोंट्स बताते हैं टॉपर्स, उनको भी नोट डाउन किया कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ करनी है। मैं बस क्वेश्चन पेपर पे करती थी। उसके बाद जब मैंने OMR पे शिफ्ट किया तो 2-3 बार मैंने रॉन्ग बबल फिल कर दिया। और उसके बाद मुझे पता चला जो 3 क्वेश्चन मेरे सही हो सकते थे वो भी इसकी वजह से गलत हो गए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल वो वाला फ्रेमवर्क लेना है या फिर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वाला लेना है, तो ये सब टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है। ये स्टडीज़ में मेरा ये होता था कि पहले एक बार इंट्रो दे दिया। इंट्रो में आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं, एक उसका ब्रीफ भी दे सकते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में जो प्रॉब्लम होती थी तो इसलिए मैंने एक साथ चार्ट बना लिया कि कौन सी कमेटी है, किस कौन अपॉइंट करती है, कौन रिकमेंड करता है, क्या टेन्योर, मिनिस्ट्री। इस लाइन को मैं यूजुअली ऐसे करती थी, यहाँ टाइम डेट्स है, यहाँ हाईलाइट्स है, क्या इवेंट्स हुए थे। उसके बाद ये पॉलिटिकल कॉजेज़ तो ऐसे टेबल फॉर्मेट में बना के मुझे इजीली याद रहता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटोस। अभी हमारे साथ हैं सुलोचना मैम, जिनका अभी जो आज रिजल्ट आया UPSC में 415 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है और ये मैम का फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो आज हम मैम की जर्नी जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही और फर्स्ट अटैम्प्ट में सफलता का क्या मंत्र रहा, क्या बुक्स फॉलो करी, क्या स्ट्रेटजी बनाई, ये सारी बातें हम जानते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। ये यहाँ पर मुझे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में जो प्रॉब्लम होती थी तो इसलिए मैंने एक साथ चार्ट बना लिया कि कौन सी कमेटी है, किस कौन अपॉइंट करती है, कौन रिकमेंड करता है, क्या टेन्योर, मिनिस्ट्री, ये सब एक साथ हो गया इसमें। ये मैंने इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट्स लगा रखी है। यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज़, वनरेबल जो भी दिखता था ताकि अच्छे से याद हो जाए, क्रिटिकल, एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न्ड है। ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है और वहाँ पे इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। वो थोड़ा ग्लोब थोड़ा डिस्टेंस वगैरह देखने के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री का है। तो टाइमलाइन को मैं यूजुअली ऐसे करती थी, यहाँ टाइम डेट्स है, यहाँ हाईलाइट्स है, क्या इवेंट्स हुए थे। उसके बाद ये पॉलिटिकल कॉजेज़ तो ऐसे टेबल फॉर्मेट में बना के मुझे ईजीली याद रहता था। ऐसे बीच बीच में हाईलाइट कर लेती थी और उसी में ट्राइंगल वगैरह से अच्छा रहता था। नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम सुलोचना मीना है। मैंने BSc में ग्रेजुएशन किया था बॉटनी ऑनर्स से, मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके, सो मैम सबसे पहले अभी आपका रिजल्ट आया, जस्ट थोड़े घंटे पहले ही आया, तो मैम क्या रिएक्शन था आपका और आपके फैमिली वालों का? हाँ, मैं तो बहुत काम हो गई थी, मतलब रिज़ल्ट देख के कुछ रिएक्शन नहीं दे पा रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स ने ऐसे हग किया, फिर हाँ चलो, अब फिर फैमिली को कॉल किया। सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी का काफ़ी अच्छा रिएक्शन था, वीडियो कॉल किया था। फिर उसके बाद पापा को बताया, मेरे पापा थोड़े बिजी थे लेकिन हाँ उन्होंने कहा बेटा बधाई हो। फिर सबको, क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स को बताया। उसके बाद तो थोड़ी देर बाद ही सभी फ्रेंड्स, फैमिली, सबके कॉल्स आने लग गए थे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था सबका। राइट मैम। सो मैम बात की जाए जैसे कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मैम अभी जब आप प्रिपरेशन में आते हैं तो कैसे आपने बुक्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया, फिर गाइडेंस लेना स्टार्ट किया, फिर स्ट्रेटजी कैसे बनाई कि आपको तैयारी करना है तो कैसे करना? मैंने अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में सोच लिया था कि यही करना है, तो इसलिए सेकंड ईयर से मैंने थोड़ा वो देख लिया था कि क्या रिसोर्सेज होते हैं। तो मेन जो बेसिक बुक्स सब कुछ हर कोई बताता है, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, फिर जियोग्राफी के लिए NCERTs प्लस GC लियोंग जो है, तो ये सारे बुक्स तो मैंने पहले ही ऑर्डर कर ली थी उस टाइम पर। फिर कॉलेज जब एंड हो गया तो मैंने होल हार्टेडली उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उस टाइम पे फिर मैंने वापस से टॉपर्स के वीडियोस देखना स्टार्ट किया, जिसमें मैं रिकमेंड करूँगी कि कनिष्क कटारिया सर का है अनअकैडमी के चैनल पे। उनका काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि हर पेपर के इतने मार्क्स का होता है, IAS के लिए आपको इतने मार्क्स लेके आने हैं, आप यहाँ से ऐसे करें। तो उनका वो उस वीडियो से मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। और बाकी जब भी मैं कोई न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करती थी, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी करना है मुझे, तो उसके लिए मैं सीधा यूट्यूब पे टाइप करती थी कि हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी फॉर UPSC। तो उस टाइम पे जो वीडियो आता था जिनका भी, उनका एक बार देख कर कि अच्छा इन्होंने ये रिसोर्सेज फॉलो किए, उसको नोट डाउन कर लिया। और फिर उसके बाद उन रिसोर्सेज को देखती थी मैंने कभी ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, देखा, पढ़ा उसे,
अगर वो मुझे समझ में आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग है, तो मैं उसको फिर उसको पढ़ना है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि हर कुछ ब्लाइंडली फॉलो करूँ। राइट मैम। सो अभी आपने बताया कि आपने सेकेंड ईयर में सोचा था यूपीएससी की तैयारी करना है। तो मैम एक जब हम बचपन में होते हैं तो हम सोचते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है। तो मैम ये कब से आपने सोचा था कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है? मैं एक्चुअली काफ़ी छोटी थी, इतनी मतलब मेरी मेमोरी में भी नहीं आ रहा है, बट हम जॉइंट फैमिली में हैं, तो मेरे बड़े चाचा बचपन में कहते थे कि आईएएस बनना है, डीएम होता है, वही सब कुछ होता है। तो उसी टाइम मैंने थर्ड फोर्थ क्लास में मैंने आईएएस की फुल फॉर्म रट ली थी कि आईएएस बनना है। स्कूल में भी जब कोई टीचर पूछते थे तो ये कहती थी आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। हाँ, 12th फिर 10th के बाद मैंने जो मेडिकल लिया तो थोड़ा ये हो गया था कि एक बार MBBS कर लेती हूँ, उसके बाद मैं यूपीएससी कर लूँगी। और 12th के टाइम पे मैंने नीट भी दिया था, फॉर्चुनेटली क्लियर हो गया था। लेकिन फिर वही अंदर से लगता है कि आईएएस ही बनना है, जब सिविल सर्विसेज में जाना है तो इस साइड नहीं हो पाएगा। इसलिए तो काफ़ी पहले से जब तक कोई बच्चा जानने समझने लगता है चीज़ें, तब से दिमाग में तो डाल दिया गया था कि आईएएस बनना है। राइट मैम। सो मैम अब बात करें हम आपकी स्ट्रेटजी की। अभी आपने 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैम इतने कम टाइम में आपने तैयारी करके आपने फाइनल सिलेक्शन भी ले लिया। तो मैम प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी अलग बताइए, देन मेंस की, देन सेपरेट अगर किए तो उसके बारे में। मेरा जैसे मैंने बताया कि कॉलेज ख़त्म होने से मैंने होल हार्टेडली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले तो मैंने यही टॉपर्स के वीडियोस देखे, उसमें जो डूज़ एंड डोंट्स बताते हैं टॉपर्स, उनको भी नोट डाउन किया कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ करनी है। फिर जो कहते हैं सबकी कम रिसोर्सेज फॉलो करो, तो सबसे पहले मैंने बहुत कम रिसोर्सेज मिनिमम लिए, लेकिन वो मिनिमम काफ़ी टाइम बाद ही हो पाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब सारे टॉपर्स के देख रहे हो, उनके अच्छे अच्छे रिसोर्सेज, तो सबको देखना पड़ता है, एक बार एक्सप्लोर तो करना ही चाहिए। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्विट कर सकते हो, बट हर रिसोर्स को एक बार एक्सप्लोर कर लो। फॉर एग्जांपल पॉलिटी का था कि PRS इंडिया देखते हैं, तो मैंने देखा वो उसमें, पर मुझे लगा ये तो काफ़ी बल्कि मटेरियल हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर इसलिए मैंने बाद में उसे फॉलो नहीं किया था। और प्री का मैं कहूँ तो मेरी स्टार्टिंग से जो थोड़ी प्रिपरेशन प्री ओरिएंटेड हो गई थी, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर जब पढ़ती थी तो मैं फोरम IAS के टॉप 10 डेली के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करती थी। अब डेली के 10 क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ, तो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम भी मेरा ये होता था, अच्छा इसका ये क्वेश्चन ना बना दें, तो मेरा काफ़ी प्री ओरिएंटेड हो गया था। और जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा काफ़ी प्री ओरिएंटेड अप्रोच रहा है और मैं मेंस के आंसर्स कैसे टैकल करूँगी। तो इसलिए मैंने जैन 2021 के आसपास फिर मैंने थोड़ा मेंस की साइड अपना फोकस डाला। अब स्पेसिफिकली प्री के उसमें आते हैं, तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, राइट। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ओनली इकोनॉमी का नहीं होगा, इकोनॉमी को एनवायरनमेंट से, एग्रीकल्चर से, इनसे ऐड करके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप फिर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको कम मार्क्स आएंगे, आप डीमोटिवेट हो सकते हो। इसलिए बेटर है कि आप पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो। इंटरलिंकिंग की आदत होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को, आप टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपके अगर माइंड में कुछ और क्लिक हो रहा है तो एक बार उसे गूगल कर लो, या फिर अपने उस जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन था उसको थोड़ा एक बार कवर कर लो। फिर जब प्री आने वाला था तो उससे 3 महीने पहले अच्छे अच्छे टेस्ट आने लग जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सबके बहुत अच्छे होते हैं टेस्ट। मैंने 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का लिया था और जिनका मैं मटेरियल पढ़ती थी उनके अलग लिया था। फॉर एग्जांपल मैं मैगज़ीन, जो करंट अफेयर्स मैगज़ीन होती है वो इनसाइट्स की यूज़ करती थी, वही पढ़ती थी, तो इसलिए मैंने इनसाइट्स के टेस्ट नहीं लगाए। मैंने विज़न के लगाए थे, फोरम IAS के लगाए थे, GS स्कोर के लगाए थे और कुछ मैंने बाजीराम के लगाए थे। तो इनका प्री का मटेरियल, प्री की टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो उसके लिए आप उनका कोर्स ही लो, ये भी ज़रूरी नहीं है, आप मार्केट से उसको ले सकते हो, खुद से चेक कर सकते हो। उसके बाद आपने टेस्ट दे लिए, मैं कहूँगी कि मिनिमम 30 फुल लेंथ टेस्ट तो देने ही चाहिए प्री से पहले। 30 आपने दे लिए, उसके बाद जब 10 आपके पूरे हो गए हैं, पहली बात तो जब आपने दिया उसको उसी एनवायरनमेंट में दो जो कि वहाँ पे एग्ज़ाम में होने वाला है। विदिन 2 आवर्स आप उसको कंप्लीट करो, और मैं कहूँगी कि OMR शीट के साथ आप करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे आप कंफर्टेबल हो जाते हो OMR के साथ भी, और OMR को जो टाइम देना है आपको वो भी सही हो जाता है। और उसके साथ जैसा मेरे साथ हुआ था, पहले मैं बस
क्वेश्चन पेपर पे करती थी। उसके बाद जब मैंने OMR पे शिफ्ट किया तो 2-3 बार मैंने रॉन्ग बबल फिल कर दिया। और उसके बाद मुझे पता चला जो 3 क्वेश्चन मेरे सही हो सकते थे वो भी इसकी वजह से गलत हो गए। तो इसलिए OMR के साथ आप प्रैक्टिस कर लो। फिर जब आपका टेस्ट हो गया है तो उसको एनालाइज करो। फॉर एग्जांपल कुछ आपके श्योर शॉट आप लगाते हो कि ये तो करेक्ट है ही, सेकंड आप लगाते हो 50-50 वाले, और थर्ड लगाते हैं इंट्यूशंस वाले, ये लग रहा है ऐसा। तो उसको आप थोड़ा सेपरेट करके देखो। मतलब मैं तो ये करती थी कि क्वेश्चन पेपर में ही जो मेरे 50-50 वाले होते थे उन क्वेश्चंस के ऊपर डॉट डॉट लगा के रखती थी। जो इंट्यूशंस वाले होते थे उनका @ सिंबल लगा दिया, और फिर एट द एंड में देखती थी कि कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। और मेरा 50-50 वाला फॉर्चुनेटली हमेशा मैं लकी होती थी कि +10 +20 तो आते ही थे। तो उससे मुझे पता लग गया था कि मुझे 50-50 वाले मेरे सही हैं और इंट्यूशंस वाले भी मेरे काफ़ी करेक्ट निकलते थे। राइट। तो इससे आपको पहले तो आपने ये एनालिसिस कर लिया। उसके बाद ये देखो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो कैसे गलत हुए हैं, कि वो जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस थे वो आपके गलत हुए हैं, या ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ थी ये गलत हो गई। कई बार ऐसा होता है हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते, मेरे साथ भी हुआ है कि बस ये क्वेश्चन पढ़ लिया। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस में हम ABCD में A B देखा, हमें सही लगा, हमने टिक कर दिया। और ऐसा भी होता है कि आप D वाला करेक्ट होगा, जो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको उस टाइम सोचोगे। तो इसलिए ऑप्शंस भी पूरे देखो, और अगर ऐसी सिली मिस्टेक्स हो रही है तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करो। अगर आपके बेसिक्स में ही प्रॉब्लम है तो एक बार उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो। और उसके बाद आपको जो सोल्यूशन वाला वो दिया हुआ है, तो मैं तो सोल्यूशन की को अच्छे से करती थी, उसमें हाईलाइट कर लेती थी। और कुछ अगर ऐसी जो ट्रिवियल चीज़ें होती है प्रीलिम्स में 1 वर्ड, उसको भी अलग से शॉर्ट नोट्स में ऐसे बना के रख लेती थी। अब ये जैसे यहाँ पे मैंने ये इंडेंजर्ड और वनरेबल का अलग वो बना रखा है, तो ऐसे ही नोट्स बना के चिपका लेती थी कि ये वाला बाद में देखना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए। राइट। ऐसा ये 2 घंटे का में हो, मतलब ये ओवरऑल 4 आवर्स की एक्सरसाइज होती है। इसके बाद आपके जब 10 टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो पूरे का रिवीजन करो। ऐसा नहीं कि एक टेस्ट दे लिया हमने, एक बार देख लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको उसको भी रिवाइज करना है, बेसिक्स को रिवाइज करना है, करते हैं स्टैटिक करंट अफेयर्स सब करते हैं। टेस्ट सीरीज़ को भी रिवाइज करो, आपको बाद में ये भी लगेगा कि यार ये तो इतना ईजी था, मैं कर सकती थी। और जो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करेक्ट निकल जाते हैं ट्यूशन के बेसिस पे, लेकिन उसके अदर ऑप्शंस भी देखो कि मैंने ये क्यों नहीं लगाया, ये भी तो हो सकता था। तो प्रीलिम्स का यही है, रिवीजन पे भी काफ़ी फोकस करना है। राइट मैम। ओके, सो मेंस के बारे में बताइए मैम। मेंस के लिए आपने कैसे तैयारी करी, मेंस के लिए क्या किया आपने? मेंस में होता है, ऐसे होते हैं GS के 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर हैं और लैंग्वेज पेपर्स हैं। तो पहले ऐसे की बात करते हैं। ऐसे के लिए मैंने प्री से पहले मैंने 4-5 एसेस लिखे थे। फर्स्ट ऐसे मेरा बहुत ख़राब था। मैंने जिससे चेक करवाया उन्होंने पूछा कि इधर से उधर जंप कर रहे हो, कोई कॉन्टीन्यूटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लिखो आप, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे अच्छा नहीं होगा, फोर्थ वाला बहुत अच्छा होगा, बिलीव मी। तो आपको वो करना है, आपको उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं कि फर्स्ट थिंग तो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, रेलेवेंस। उस जो ऐसे का टॉपिक है, हर एक पेज के बाद आपने लिख लिया, उस टॉपिक को पढ़ो कि मैं डिविएट तो नहीं हो रही। कई बार हम थोड़ा सा डिविएट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप फिर से लाइन पे आ जाओगे तो शायद एग्जामिनर को पता ना चले। सेकंड, लोग कहते हैं कि कोट्स यूज़ करें, एनेक्डोट्स यूज़ करें। तो कोट्स मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हर कोट, मतलब कोई भी कोट हो, इतनी ज़्यादा फिट नहीं बैठती है। तो वो फिट नहीं बैठ रही है किसी को, अगर एग्जामिनर को आपने स्टार्टिंग में ही एक नेगेटिव इंप्रेशन दे दिया तो शायद आगे जाके आपने कितना भी अच्छा लिखा हो उन्हें फ़र्क ना पड़ता हो। तो बेटर है कि मैं तो कोट से स्टार्ट नहीं करती थी, मुझे इतना वो नहीं था। तो मैं या तो फैक्ट से स्टार्ट करती थी जिसके अंदर नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल, जो कॉन्ट्रेरी होता था कि हमारी एक साइड कंडीशन इतनी अच्छी है और एक साइड ये है। या सेकंड, आप किसी एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी फेमस पर्सनैलिटी के, किसी जो फिलोसफिकल एसेज होते हैं जिनमें किसी एक वर्च्यू के बारे में बात करनी होती है, तो आप किसी का भी एग्जाम्पल उसमें ले सकते हैं। मैंने अब्दुल कलाम आज़ाद के और महात्मा गांधी के, लाल बहादुर शास्त्री के, इनकी जो मतलब इनकी स्टोरीज़, मैंने लाइफ स्टोरीज़ काफ़ी पढ़ रखी थी, तो मैं ज़्यादा उन्हें ही यूज़ करती थी और इनसे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, मैंने ये भी देखा है।
राइट मैम। सेकंड, ऐसे मैं जब मैं इंट्रो देती हूँ मैं उसके बाद उसको एक फ्रेमवर्क देती थी, मतलब 4 to 5 लाइन्स में, कि फर्स्ट वी शैल एनालाइज दिस, देन दिस, देन दिस, और एंड फाइनली वील कंक्लूड। तो वो जो 4 to 5 लाइन्स में एक फ्रेमवर्क बन जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब टॉपर्स पे ऐसे कहते हैं कि आपको ये बस स्टार्टिंग में करने की ज़रूरत है, बाद में आप इसको ना डालें क्योंकि आपके एक स्ट्रक्चर आ जाती है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप अगर उसको डाल देंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट ही रहेगा एग्जामिनर के लिए, तो बेटर कि आप इसे यूज़ करें। उसके बाद से मेन वो स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट थिंग आपको कॉन्टेक्स्ट में रहना है। सेकंड, मल्टीपल डायमेंशंस को एक्सप्लोर करो जितना कर सकते हो। कई बार ये होता है कि हमें एक डायमेंशन पे इतना आता है कि हम उसी पे लिखते जाते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि एग्जामिनर को न्यू पर्सपेक्टिव चाहिए। कुछ ऐसा, जनरल तो सब कुछ हर कोई ही लिखता है, आप जितने मल्टीपल डायमेंशंस कवर करोगे वो आपके लिए उतना सही होगा। और इसके लिए कई अलग अलग चीज़ें बताते हैं। ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है कि आपको कैसे डायमेंशंस कवर करनी है। क्या आपको वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल वो वाला फ्रेमवर्क लेना है या फिर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वाला लेना है। तो ये सब टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है। और इसके लिए भी कई टॉपर्स ने वीडियोस डाले हुए हैं। एक मुदित जैन करके सर हैं, उन्होंने भी ऐसे पे बहुत अच्छे वीडियोस डाले हुए हैं, उसको आप देख सकते हो। और ऐसे में ऐसे राइटिंग काफ़ी ज़रूरी है प्रैक्टिस की। आप मेन से पहले मिनिमम 10 एसेस तो आपको लिखे होने चाहिए आपके। ओके मैम, जो एथिक्स मैम है, तो ऐसे के बारे में तो आपने बता दी। जो एथिक्स है मैम, उसमें भी लोगों के मार्क्स कम रह जाते हैं, बहुत बार देखा जाता है। तो मैम एथिक्स के लिए क्या करते हैं आप? वैसे तो अभी मार्कशीट आउट नहीं है, लेकिन देखते हैं मेरे कैसे मार्क्स आते हैं। पर एथिक्स में मेरे लिए क्या हेल्पफुल रहा कि मुझे स्टार्टिंग में तो काफ़ी प्रॉब्लम आती थी केस स्टडीज़। ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ तो टाइम मैनेजमेंट है। उसमें 6 केस स्टडीज़ होती है और आगे भी 13 क्वेश्चंस होते हैं, तो मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग आपको टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना है। सेकंड है उसमें कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज़ इंटेग्रिटी, मोस्टली आपको एक फैक्चुअल डेफिनेशन या लर्न करके रखिए बिल्कुल बाय हार्ट, वो रटनी है आपको, बस उसको रट लिया आपने। अब आप एग्जाम्पल्स ढूंढो उसके। अगर एक तो ये जो फेमस पर्सनालिटीज़ के एग्जाम्पल्स होते हैं। सेकंड, अभी कुछ बहुत सारे मैंने टॉपर्स की कॉपीज़ देखी, वो IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स की, उनके इंटेग्रिटी ऐसे वाले जो एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो आप उन्हें यूज़ करो। और उसके लिए मैं कहूँगी कि आपको ये सारे कहाँ मिल जाएंगे, आप टॉपर्स कॉपीज़ देखिए जो आपको गूगल पे मिल ही जाएगी, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट ने डाल रखी होती है। तो वहाँ से आप एग्जाम्पल्स, मैंने तो यही किया था, एग्जाम्पल्स नोट कर लिए थे कि इस चीज़ के लिए इन मैम का ये था, इन्होंने ये किया। और बाकी मैंने राउस की मेंस कंपस आती है वो वाली एथिक्स के, उसमें भी लास्ट में एग्जाम्पल्स होते हैं, तो उसमें से भी काफ़ी एग्जाम्पल्स लिए थे। और मैंने एथिक्स के लिए जब मुझे कंक्लूड करना होता तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स से, DPSPs में हमारा सब कुछ कवर। अगर आपको कहीं कुछ नहीं आ रहा है तो या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचो या आप सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सोचो। आपको कहीं ना कहीं कंक्लूजन मिल ही जाएगा, क्योंकि हर टॉपिक उसके अंदर इंक्लूडेड है। ये दोनों चीज़ें ऐसी है जहाँ से आप कंक्लूड कर ही सकते हो। और फिर भी आपको कुछ नहीं आ रहा तो अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दो, लेकिन आपको पूरा स्ट्रक्चर में चलना है कि ये इंट्रो है, ये बॉडी है, ये कंक्लूजन है। और एथिक्स में फिर केस स्टडीज़ पे आते हैं। तो केस स्टडीज़ में मेरा ये होता था कि पहले एक बार इंट्रो दे दिया। इंट्रो में आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं, एक उसका ब्रीफ भी दे सकते हैं कि दिस केस स्टडी डिमांड्स दिस, और ये हमें ये ब्रीफ कर रही है। उसके बाद आप उसमें स्टेक होल्डर्स वाली अप्रोच जो होती है, कुछ मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का जब आप उनको चेक करने के लिए देंगे कॉपीज़, तो सबका एक अलग पैरामीटर होता है। आपको ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको क्या ठीक लगता है आप वही कीजिए। तो आप ये कर सकते हैं। मुझे स्टेक होल्डर अप्रोच पर्सनली काफ़ी ठीक लगती थी कि एक बार आपने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर लिए। स्टेक होल्डर्स करने के बाद आप मेन बॉडी में जो, अगर उसमें जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 1 2 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो तो काफ़ी ईजी होते हैं आंसर करना, आपको उसमें कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको स्पेस का थोड़ा देखना है कि लास्ट में मेरे पास लास्ट क्वेश्चन के लिए भी सही स्पेस रहना चाहिए। और जिनमें ऐसा नहीं होता है, उसके जिसमें बहुत वेग क्वेश्चन आ जाता है, ओनली 1 और 2 क्वेश्चन है, तो उसमें आप जानबूझ के खुद से अलग से स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर दीजिए। एथिकल डायलेमास करके एक टॉपिक बना दीजिए और फिर उसको कर दीजिए,
क्योंकि हमें स्पेस को भी अच्छे से फिल करना होता है और वो भी रेलेवेंट होना चाहिए। तो केस स्टडीज़ में ये होता है। और नेक्स्ट ये है कि टाइम मैनेजमेंट का जो ऐसा इशू है, तो मेरे साथ ये इस मेंस में हुआ था। तो लास्ट केस स्टडी के लिए मेरे पास ओनली 7 मिनट्स बचे थे। मैं उसमें अच्छे से पढ़ती केस स्टडी को तो शायद सही से आंसर नहीं कर पाती, इसलिए मैंने उसके बस की हाइलाइट्स क्या है उसमें बहुत जल्दी करके, और जैसा मुझे आंसर ठीक लगा, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर था कुछ, तो मैंने वो आंसर लिख दिया था। तो केस स्टडीज़ में कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है। और मेंस में मेरा एक ये भी था कि मैं पहले स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस पहले करती थी, जैसे 1st to 4th कर लिया मैंने, वो कर लिए। अब उसके बाद मैं जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, वो 15 मार्कर जो क्वेश्चन है सबसे पहले वो किए, मतलब 1st to 4th कर लिए, उसके बाद सारे 15 मार्कर्स। या फिर इसमें जो आ गया कि 5 क्वेश्चन इसके कर लिए एथिक्स के स्टार्टिंग के, और उसके बाद सारी केस स्टडीज़ कर ली, ऐसा हो सकता है। या फिर आप अपने हिसाब से वो बैठा लीजिए, लेकिन कई बच्चे ऐसा करते हैं कि वो स्टार्टिंग में 15 मार्कर्स करते हैं कि हमें 15 मार्क्स वाले में ज़्यादा लेके आना है। बट आप खुद ये सोचिए कि एग्जामिनर तो आपको सीधा 11th क्वेश्चन से नहीं चेक करेगा, वो तो फर्स्ट से चेक करेंगे। बीच में आके आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी बिगड़ जाती है, उसमें एग्ज़ाम शीट में दिखता है वो हेस्टीनेस जो आप दिखाते हैं, तो उसमें आपका कामनेस रहेगी, आपकी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी रहेगी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, तो वो बेनिफिशियल रहता है। तो 1st to 4th मतलब 1st और 2nd क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले करना चाहिए, ऐसा मैं रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि पहले मैं 11th से करती थी, तो मैंने काफ़ी डिफरेंस देखा है मार्क्स में। राइट मैम, ओके। सो मैम बात की जाए, आप टाइम टेबल क्या फॉलो करते थे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए? ऐसे मैंने पर्टिकुलर टाइम टेबल तो नहीं बनाया था, और कभी आई वॉज अ नाइट आउल समटाइम्स, अर्ली बर्ड तो कहीं नहीं, कभी नहीं, पर नाइट आउल ही रहती थी, और काफ़ी 2-3 बजे तक भी कभी कभी पढ़ाई हो जाती थी। तो उसी हिसाब से फिर उठना होता था कि 9 o'clock से स्टार्ट हो रही है। टाइम टेबल मैंने एज इन कुछ पर्टिकुलर नहीं बनाया था, बट हाँ 8 to 9 आवर्स रेगुलर हो जाते थे। 8 to 9, ओके। सो मैम बात की जाए जो करंट अफेयर्स है मैम, तो करंट अफेयर्स आपने कैसे तैयार किया मैम? करंट अफेयर्स के लिए मैंने मेनली न्यूज़पेपर पे और करंट अफेयर्स मैगज़ीन, इन 2 चीज़ों पे फोकस किया था। न्यूज़पेपर मैं स्टार्टिंग में द हिंदू करती थी, और बाद में मैं इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड वाला पेज होता है वो करने लग गई थी। तो अगर मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको 2 न्यूज़पेपर फॉलो करने, कोई भी एक करो, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन हिंदू में एक टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वाला पेज है, और इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन वाला पेज है। आपको इनको मिस नहीं करना है। आप हिंदू करो और वहाँ से एक्सप्लेन वाला देखो ओनली, या फिर आप इंडियन में एक्सप्रेस करो और यहाँ से बस टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वाला पेज देखो, तो न्यूज़पेपर यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद न्यूज़पेपर को अच्छे से करना है, फिर आप करंट अफेयर्स मैगज़ीन जो मंथली एंड में आती है उसको एक बार देख लो, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और कुछ आपसे छूट गया है तो वो भी वहाँ कवर हो जाएगा। और स्टार्टिंग में तो मैंने कुछ जो भी वेबसाइट्स होती है, वो एग्जाम्पल IAS बाबा है, फोरम IAS है, वो डेली के हम अपने करंट अफेयर्स के लाइनर्स भी निकालते थे, तो वो भी एक बार मैं देख लेती थी कि दिन में न्यूज़पेपर पढ़ लिया था, शाम को थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। राइट मैम। सो मैम बात की जाए जब आप तैयारी कर रहे होते हो, तो मैम आप जैसे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने निकाला, तो आपने बताया स्टार्टिंग में कि आपने कम बुक लिस्ट को फॉलो करी, तो मैम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है तैयारी तो कर रहे हैं, तो मैम ऐसे बुक लिस्ट ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो एक कुछ गिनी चुनी बुक लिस्ट के बारे में बताइए मैम। बुक लिस्ट स्टार्ट करते हैं GS 1 से। अगर हम स्टार्ट करें तो GS 1 में हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी होता है। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, और इंडियन सोसाइटी का मैंने पैटर्न देखा। सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं, पैटर्न एनालाइज करो कि किससे क्या आता है। मैं हिस्ट्री में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट तो वो काफ़ी दूर भागते हैं मुझसे, तो उनके लिए मैंने पैटर्न देखा, बुद्धिज़्म करना है, जैनिज़्म करना है, और ये भक्ति वाला पीरियड करना है, बस ये 3 चीज़ें मैंने की थी। और इन्हीं के अराउंड क्या आंसर है, मैंने जो कोचिंग वाले होते हैं उनके पहले के आंसर्स देखे कि यहीं से अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से बना लूँगी, अदरवाइज़ मैंने खुद से अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। 1-2 क्वेश्चन ही उसमें आते हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, और जो कुछ टॉपिक्स नहीं अगर दिमाग में बैठ रहे हैं तो बिपिन चंद्रा सर की जो बुक है उसको मैं पढ़ती थी, वो काफ़ी स्टोरी फॉर्मेट में है, तो हो जाएगा। हिस्ट्री में आंसर राइटिंग में आपको थोड़ा पास्ट का कॉन्टेक्स्ट लाओ, और फिर प्रेजेंट पे मेन बॉडी पे आते हैं, तो वो मैंने स्पेक्ट्रम से ही किया था। उसके बाद जियोग्राफी का है,
तो उसमें काफ़ी करंट रिलेटेड आता है। और ज्योग्राफी अलोन नहीं है, अब वो एनवायरनमेंट के साथ आ रही है, एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ। तो सारी जो भी डिज़ास्टर्स आती है उनकी एक लिस्ट बना ली अब, और उन्हीं डिज़ास्टर का मतलब डेटा पहले तो तैयार कर लिया कि लास्ट ईयर में कितनी फॉरेस्ट फायर है, या जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर आता है कि हमारा इतना % फॉरेस्ट काफ़ी फायर प्रोन है। तो ऐसे डेटा शीट तैयार कर ली और उनकी NDA में गाइडलाइंस देख ली। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इजी मतलब ये जो ज्योग्राफी के साथ उसको इंटरलिंक करो कि डिज़ास्टर यहाँ पे ऐसे आ सकती है। और ऐसे ही इस बार ज्योग्राफी में जैसे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, वॉल्केनो वाले आए थे, तो उसको वर्ल्ड लेवल पे आपको देखना है। यूजुअली हम इंडिया तक लिमिटेड रह जाते हैं, तो उसको वर्ल्ड लेवल तक आप देखो और उस हिसाब से आप ज्योग्राफी प्रिपेयर कर सकते हो। और ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERTs ही की थी ओनली, बाकी करंट अफेयर्स पे था। और मैंने इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर को इसके साथ ही इंटीग्रेट करके पढ़ा था। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, और लेकिन काफ़ी टाइम से वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया था। और इंडियन सोसाइटी का जो है तो उसमें कुछ ही थीम्स होती है, सेक्युलरिज्म पे आ जाएगा, इंडियन सोसाइटी के एट्रीब्यूट्स पे आ जाएगा। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। और बाकी जो टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस आते थे तो मैं उन्हीं को रिवाइज कर लेती थी। और मेंस में काफ़ी प्रेडिक्टेबल होता है, मोर और लेस सेम सी ही क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा उन्हीं से आंसर डिराइव करती थी अपना। GS 2 में पॉलिटी है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने लक्ष्मीकांत बुक ही फॉलो की थी। उसमें काफ़ी करंट अफेयर्स बेस्ड उसमें भी काफ़ी आता है। जो भी कोई न्यू एक्ट्स हैं तो उन एक्ट्स के आपको स्पेशल प्रोविजंस तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाला चल रहा है, उसके स्पेशल प्रोविजंस देख लो। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वाला उस टाइम अमेंडमेंट हुआ था, MMDR एक्ट वाला, तो उनके क्या न्यू चीज़ क्या ये है, उनका अमेंडमेंट हुआ है तो कुछ न्यूनेस लाए होंगे वो, ऐसा कुछ। और थोड़ा बैकग्राउंड उसको पता होना चाहिए कि ये क्यों है, किस चीज़ को कर्व करने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको आर्टिकल्स आते हैं तो वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन देगा। ऐसा नहीं है कि आपको आर्टिकल डालना ही है, लेकिन अच्छा है कि आप इम्पॉर्टेंट तो याद करके रखें। फंडामेंटल राइट्स और DPS पीस तक तो आपको सब कुछ रटा हुआ होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। उसके आगे बस कुछ इम्पॉर्टेंट देख लो कि आर्टिकल 74, 75 है, ये 163, 164, ये जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आप उनको देख लो, एमरजेंसी वाले वो हो जाएंगे। और फिर गवर्नेंस वाला है, तो गवर्नेंस में उसमें भी मैंने थीम्स देखी थी कि ई-गवर्नेंस पे काफ़ी है, ये सारी चीज़ें। तो उसमें फिर मैंने उनके एग्जाम्पल्स लिखे। नीति आयोग का एक डॉक्यूमेंट है टॉप 30, वो नीति आयोग के काफ़ी अच्छे डॉक्यूमेंट्स आते हैं वैसे तो। एक इंडिया 75 है, तो उसमें से कुछ डेटा डिराइव किया। ऐसे ही टॉप 30 प्रैक्टिसेस, तो जो भी कंट्री में हो रहा है अलग अलग स्टेट में अलग अलग मॉडल्स अच्छे हो रहे हैं। किसी ने वाटर एंड सैनिटेशन में वर्क किया है, किसी ने स्कूल एजुकेशन में वर्क किया है, तो वहाँ से मैंने गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखा था और वो निकाल लिया था। उन्हीं को मैं अपने एग्जाम्पल्स में यूज़ करती थी और मुझे लगता है कि उनसे भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। उसके बाद IR की बात है तो इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने करंट अफेयर्स पे ही ज़्यादा फोकस किया था और वहीं से डिराइव होते हैं क्वेश्चंस। तो उसके अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक बार देख लो कि ये इतना % GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं या इतना % पॉपुलेशन का है। सेकंड, IR में यूजुअली हम मैप बना सकते हैं अगर हमारे मतलब किसी के साथ रिलेशंस की बात है, तो आपको मैप में, वर्ल्ड मैप में काफ़ी आप थरो होने चाहिए, अच्छे से जल्दी से बना दो। और उससे आपको अगर ½ and 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। IR के लिए मैं इसका मैप पे भी फोकस करती हूँ। ओके मैम, जो आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो वो कितना हेल्पफुल लगा आपको मैम आपकी सफलता दिलाने में? सोशियोलॉजी ऑप्शनल काफ़ी हेल्पफुल रहा। उसने सोशियोलॉजी ऑप्शनल से ऐसे में हेल्प होती है, GS 1 में हेल्प होती है, GS 2 में भी सोशल जस्टिस है, तो और GS 4 में भी कभी कभी सोशियोलॉजी के कुछ की टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं थोड़ा, तो काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी ओवरलैपिंग भी रहता है सिलेबस। ओके, सो मैम बात की जाए कुछ आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट की मैम, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया क्या रहे आपके प्रिपरेशन में? मेरा स्ट्रॉन्ग फर्स्ट तो ये कि जैसा मैंने बताया मेरी प्री ओरिएंटेड थी अप्रोच, तो इसलिए मुझे प्री के लिए इतना ज़्यादा फेयर नहीं था कभी भी।
आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जो नेचुरल एंजाइटी होती है वैसी थी, लेकिन मुझे ये था कि मेरे गैसेस काफ़ी सही निकल जाते हैं, मुझे आता है प्री में कैसे करते हैं। प्री वाला मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एरिया। सेकंड मेंस में मैंने, क्योंकि प्री से पहले एसेस लिख लिए थे, तो मुझे ये भी पता चल गया था कि ऐसे भी मैं काफ़ी अच्छे से कर लूँगी। आर्टिकुलेशन स्किल्स मेरी अच्छी थी। थर्ड ये है कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो मुझे उसकी वजह से भी, मतलब काफ़ी लोग कहते थे कि हैंड राइटिंग की वजह से अगर आपके एक पेपर में 5 नंबर भी बढ़ रहे हैं तो आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल है, रैंक ऊपर कर देगा। और सब्जेक्ट्स में मैं बात करूँ तो मुझे पॉलिटी और इकोनॉमी काफ़ी पसंद था। पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट से, क्योंकि मैंने बीएससी बॉटनी की है, मैं बायोलॉजी से हूँ, तो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी भी मेरे लिए काफ़ी इजी रहे। जो बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लर्न करने में टाइम लगा देते हैं, उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। खैर वो ज़्यादा यूज़फुल प्रीलिम्स में रहा, मैं ये कहूँगी। तो यही मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज थे। ओके, सो मैम लास्ट में कोई मैसेज देना चाहोगे जो नए एस्पिरेंट है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स आने वाला है कुछ टाइम? तो प्रीलिम्स जो आने वाला है उसके लिए तो यही कि अभी तो वैसे 5 दिन बचे हैं, कोई न्यू टॉपिक आप पढ़ने की सोचेंगे नहीं, पर जो सोच रहे हैं प्लीज़ मत सोचें और आपका रिवाइज़ करें। रिवाइज़ आपको टेस्ट जो आपने लगाए हैं, मैंने लास्ट डे जो था, मेरा एग्ज़ाम 10 अक्टूबर को था, तो मैंने 9 अक्टूबर को पूरा हिस्ट्री रिवाइज़ किया था और सारे टेस्ट, मैंने जितने भी टेस्ट दिए थे वो सारे रिवाइज़ करके गई थी मैं। खैर इतना टाइम नहीं लगता रिवीजन में, क्योंकि पहले भी रिवाइज़ किए हुए थे। और उससे जस्ट एक दिन पहले मैंने पूरा इकोनॉमी और पॉलिटी रिवाइज़ किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्टैटिक पोर्शन में चाहे आपने कितनी भी बार रिवीजन कर लिया हो, एक बार एग्ज़ाम से पहले आप कर लोगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। चाहे आपको कुछ नया नहीं मिल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। प्लस आपने जो टेस्ट दिए हैं, कभी कभी वो दिख जाता है, ओ मैंने ये गलती की थी, और वो वहाँ पे थोड़ा याद आ जाता है, आप रिलेट करने की कोशिश करते हो। तो लास्ट में आपको रिवीजन पे ही पूरा फोकस करना चाहिए, और 1-2 बार आप मैप भी देख लो, थोड़ा मैप से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा मैम ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।